Good morning, student. I am Dr. Nilesh Jain. On behalf of Sage Group, SIRTS Pharmacy, आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि हमारा कोर्स कंप्लीट हो चुका है और हम रिवीजन कर रहे हैं। आज हम सेकेंड यूनिट फिजिको केमिकल प्रॉपर्टी इन रिलेशन टू बायोलॉजिकल एक्टिविटी का रिवाइज लेक्चर ले रहा हूँ। तो आप घर पे बैठ के इसकी स्टडी करिए और जल्दी ही हम यूनिट टेस्ट ट्यूटोरियल देंगे इसके लिए। और आप लोगों को जो यूनिट टेस्ट है वो इस तरीके से सबमिट करना है कि एक PDF फाइल बना के आपको पर्सनल व्हाट्सएप पे अपलोड करना है इसको। तो आज हम स्टार्ट करेंगे फिजियोकेमिकल प्रॉपर्टी इन रिलेशन टू बायोलॉजिकल एक्टिविटी। तो जैसे हमने कल लास्ट क्लास में मेटाबॉलिज्म देखा था कि देयर इज अ नंबर ऑफ फैक्टर विच आर अफेक्ट द मेटाबॉलिज्म। तो उसमें एक्चुअली ड्रग के लिए उसके बायोलॉजिकल एक्टिविटी के लिए कुछ फिजिको-केमिकल प्रॉपर्टीज़ भी हैं जो रिस्पॉन्सिबल होती हैं, कहीं ना कहीं अफेक्ट करती हैं उसकी बायोलॉजिकल एक्टिविटी को। So here the definition: the ability of chemical compound to initiate a pharmacological and therapeutic effect is related to the influence of various physical and chemical properties of the chemical substance on the biomolecule that are interact with. तो हर एक मॉलिक्यूल के ऊपर ऐसी केमिकल एंटाइटीज अटैच रहती है दैट एंटाइटीज आर अफेक्ट द फिजिको-केमिकल प्रॉपर्टी, और जिसकी वजह से वो कहीं ना कहीं बायोलॉजिकल एक्टिविटी को अफेक्ट करती हैं। कौन कौन सी फिजिकल प्रॉपर्टी है? दैट द फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ ड्रग इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इट्स एक्शन। कुछ केमिकल प्रॉपर्टी दैट ए ड्रग रिएक्ट एक्स्ट्रा सेलुलरली अकॉर्डिंग टू द केमिकल रिएक्शन लाइक न्यूट्रलाइजेशन, चिलेशन एंड ऑक्सीडेशन। देयर आर सम फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टी जिसे हमें इम्पार्ट करना पड़ता है केमिकल मॉइटी के साथ में। दैट इज सॉल्युबिलिटी, पार्टीशन कोफिशिएंट, आयनाइजेशन, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, चिलेशन, सरफेस एक्टिविटी, आइसोस्टेरिज्म। इन सब चीज़ों का हमें ध्यान रखना पड़ता है। ना बिफोर दैट गो फॉर द फिजिको-केमिकल प्रॉपर्टी, हम ये समझ लेते हैं कि किस तरीके से हम ड्रग को एडमिनिस्ट्रेट करते हैं। देयर इज अ डिफरेंट रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन विच आर ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर द देयर टू मेंटेन द फिजिको-केमिकल प्रॉपर्टी, जिसकी वजह से हमें वो फिजिको-केमिकली प्रॉपर्टी जो है इम्पार्ट करनी पड़ती है। तो the choice of appropriate route in given situation depend upon the both drug as well as the patient related factors, क्योंकि हर पेशेंट की अलग फिजिको-केमिकल स्टेट होती है, उनका बायोलॉजिकल सिस्टम में ड्रग जो है वो अलग तरीके से ट्रेवल करता है। एडल्ट में अलग है, जेनेटिक पेशेंट के लिए अलग है और इन्फेंट्स के लिए अलग है। तो दिस इज डिफरेंट थिंग्स। So drug are administered by locally and the systemic circulation depend upon that. Drug administration through the systemic route is intended to be absorbed into blood and distributed all over. ये सबको पता है एक्चुअली। ड्रग जो भी हम लेते हैं बाय ओरल रूट से, वो सबसे पहले एब्जॉर्ब होने के बाद जो है वो ब्लड स्ट्रीम में जाती है एंड देन डिस्ट्रीब्यूटेड टू द ऑल टिश्यू एंड ऑर्गन। देयर आर द डिफरेंट रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन। ये सब आपको पता है। ओरल रूट होते हैं, दैट इज सॉल्यूड बाय लाइक टैबलेट, कैप्सूल्स। ओरल सबलिंगुअल आती हैं, फॉर्म में टैबलेट दी जाती हैं। रेक्टल रूट से कुछ दिए जाते हैं, एपिथेलियली दिए जाते हैं, या इनहेलेशन फॉर्म में या पेरेंटल फॉर्म में दिए जाते हैं। कुछ जो है टॉपिकल फॉर्म में दिए जाते हैं फॉर द लोकल एक्शन, और जो है वो एपिक्यूटेनियसली एब्जॉर्ब हो जाते हैं। और जैसे लोकल एनेस्थेटिक ड्रग हैं जो स्किन के थ्रू परमेट होते हैं एंड देन गोज टू द सिस्टमिक सर्कुलेशन और प्रोवाइड द सिस्टमिक दैट लोकल इफेक्ट ऑन दैट पर्टिकुलर टिश्यू। इनहेलेशन के थ्रू दिए जाते हैं, दैट मे बी लाइक अस्थमा लाइक मेडिकेशन जो कि सीधे आपको नेजोफेरेंज में अफेक्ट करते हैं। एनीमा, दैट इज सम ड्रग्स आर इंट्रोड्यूस्ड बाय द दिस पर्टिकुलर साइट ओपनिंग ऑफ द बॉडी, जैसे कॉन्ट्रास्ट मीडिया फॉर इमेजिंग ऑफ द बॉल। आई ड्रॉप्स हैं, जैसे एंटीबायोटिक्स जो है वो कंजक्टिवाइटिस के केस में सीधे आई ड्रॉप्स में दी जाती हैं फॉर द डायरेक्ट एक्शन ऑन पर्टिकुलर ऑर्गन। एंड ईयर ड्रॉप्स हैं जो कि डायरेक्ट ईयर में इंट्रोड्यूस किए जाते हैं, जैसे कॉर्टिकोस्टेरॉइड वगैरह। ये सारी चीज़ें दी जाती हैं। व्हेन आफ्टर रूट ऑफ एडमिशन डिसाइड करने के बाद ड्रग रीचेस टू द फॉर द एब्जॉर्प्शन। तो एब्जॉर्प्शन द प्रोसेस बाय विच द ड्रग इज रिलीज इन द बॉडी from its dosage form is known as the absorption. The drug absorption is the movement of drug into the blood stream. मतलब हम यदि ड्रग को लेते हैं तो it will goes to the GIT tract, और फिर GIT tract से it will be absorbed from that mucosal membrane and reaches to the blood stream. There is some factor which are affect the rate of absorption, that is the concentration of the drug, route of administration, solubility of drug, and dissolution rate of solid dosage form.
blood circulation to the site of application and the area of the absorbing surface in local application. There is some physiochemical parameter of the drug to reaches the site, his site of action, and drug has to cross one or more membrane barrier. The main process include the absorption is simple diffusion, facilitate diffusion, pore transportation, diffusion of the ion across the membrane, active transport and phagocytosis. तो हम इसको एक बार और समझ लेते हैं। सिंपल डिफ्यूजन के मतलब जो कंसंट्रेशन ग्रेडियंट है, जीआईटी में ज़्यादा कंसंट्रेशन होता है ड्रग का, तो सिंपल डिफ्यूजन के थ्रू ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन या म्यूकस मेम्ब्रेन को क्रॉस कर जाता है। फैसिलिटेड डिफ्यूजन में वी नीड सम एनर्जी, जिसके अंदर हम एक्टिव ट्रांसपोर्ट यूज़ करते हैं और थ्रू ड्रग जो है एब्जॉर्ब की जाती है ब्लड स्ट्रीम में। कुछ पोर ट्रांसपोर्ट्स होते हैं, कुछ आयन गेटेड चैनल्स होते हैं, वोल्टेज गेटेड चैनल्स होते हैं, जिसके थ्रू जो है वो ड्रग मॉलिक्यूल को एब्जॉर्ब कराते हैं। डिफ्यूजन ऑफ द आयन अक्रॉस द मेम्ब्रेन और डिपेंड अपॉन द आयन पोटेंशियल, जो ड्रग है वो एब्जॉर्ब होती है, डिफ्यूज होती है थ्रू द म्यूकोसल मेम्ब्रेन। एक्टिव ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म है जिसके थ्रू हम एटीपी एनर्जी को यूज करते हैं। फैगोसाइटोसिस के थ्रू जो सेल है वो इनगल्फ करता है ड्रग मॉलिक्यूल को। दिस इज द डिफरेंट मैकेनिज्म है जिसके थ्रू जो है ड्रग एब्जॉर्ब होती है। एंड फॉर द डिस्ट्रीब्यूशन, once the drug has been absorbed into the blood, it distributed around the body. It gets distributed throughout the blood supply within in a minute. As the blood recirculated, the drug moves from the blood stream into the body tissue. तो blood stream में आने के बाद ड्रग जो है वो डिफरेंट ऑर्गन या टिश्यू तक पहुंचती है, डिस्ट्रीब्यूट की जाती है बाय द ब्लड। फिर वहां पे जाके वो अगेन गोज टू द इनटू द टिश्यू एंड देन सेल। ड्रग इज इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू आउट द बॉडी सप्लाई। ड्रग जो है वो पूरी तरीके से बॉडी के अंदर सप्लाई होती है। दिस डज नॉट मीन द ड्रग इज इवेंचुअली डिस्ट्रीब्यूटेड अराउंड द बॉडी, सिंस ही ब्लड सप्लाई इज रीच इन सम एरिया ऑफ द ब्लड देन द अदर। कभी कहीं कहीं पे ज्यादा ब्लड सप्लाई होती है तो ज्यादा मात्रा में ड्रग वो है उस जगह पे पहुंचती है। ड्रग पेनिट्रेट डिफरेंट टिश्यू एट ए डिफरेंट स्पीड डिपेंडिंग ऑन द ड्रग्स एबिलिटी टू क्रॉस द मेम्ब्रेन। अलग अलग टिश्यू में, अलग अलग ऑर्गन में डिपेंडिंग अपॉन द परमेबिलिटी, ड्रग जो है वो अलग अलग मात्रा में, अलग अलग कंसंट्रेशन में डिस्ट्रीब्यूट होती है। फॉर एग्जांपल, द एनेस्थेटिक थायोपेंटल, a highly fat soluble drug, rapidly enter the brain, but the antibiotic penicillin, a water soluble drug, does not in generally fat soluble drug, can cross the cell membrane more quickly than the water soluble drug. तो थायोपेंटल ड्रग जो है वो आसानी से ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस कर जाती है, ब्रेन तक पहुंच जाती है क्योंकि वो फैट सॉल्युबल होती है, जबकि पेनिसिलिन वहीं पे वाटर सॉल्युबल है तो वो आसानी से पेनिट्रेट नहीं कर पाती है। Distribution of given drug may also vary from the person to person. For instance, obese people may store large amount of fat soluble drug, whereas very thin people may store relatively little. Older people, even when thin, may store a large amount of fat soluble drug because the portion of body fat increases with aging. तो जब भी आप बात करें पर्सन टू पर्सन की, तो डिस्ट्रीब्यूशन भी अलग अलग लोगों में अलग अलग होता है, क्योंकि जो ओबेस पर्सन होते हैं उनमें फैट ज़्यादा होती है, इसलिए फैट्स अवेलेबल ड्रग को अपने साथ में ज़्यादा मात्रा में रखते हैं। जबकि थिन पर्सन जो है उनके अंदर इतना फैट नहीं होता है, इसलिए वो ज़्यादा स्टोर करके नहीं रख सकते या कि उसको डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर सकते। इसी तरीके से ओल्डर पेशेंट के अंदर भी फैट ज़्यादा होता है और वो आसानी से फैट सॉल्युबल ड्रग को डिस्ट्रीब्यूट करवाते हैं। नाउ नेक्स्ट इज मेटाबॉलिज्म। ड्रग मेटाबॉलिज्म इज द केमिकल अल्टरेशन ऑफ ड्रग बाय द बॉडी। बॉडी के अंदर जाने के बाद ड्रग जो है डिस्ट्रीब्यूट होने के बाद इट रीचेस फॉर द मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म इज व्हाट द बॉडी डज फॉर टू द ड्रग। ये वो प्रोसेस होती है जिसके बॉडी ना रिस्पॉन्स करती है ड्रग के लिए। सम ड्रग आर केमिकली अल्टर्ड बाय द बॉडी दैट इज मेटाबोलाइज्ड and the substance that result from the metabolism may be inactive or they may be similar or to be different from the original drug in therapeutic activity or toxicity. मेटाबॉलिज्म होने के बाद जो ड्रग है वो तो या तो पूरी तरीके से इनएक्टिवेट फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगी, या फिर उसमें कोई चेंजेस नहीं आएंगे, या फिर एक्टिव मोइटी में कन्वर्ट हो जाएगी, या फिर वो टॉक्सिक इफेक्ट देगा। तो ये सारी चीजें मेटाबॉलिज्म करता है। सम ड्रग कॉल्ड प्रो ड्रग आर एडमिनिस्ट्रेशन इन एन एक्टिव फॉर्म विच आर मेटाबोलाइज्ड इनटू एक्टिव फॉर्म। तो कुछ ड्रग्स जो होती हैं जो कि इनएक्टिव फॉर्म में होती हैं, आफ्टर मेटाबॉलिज्म वो जो है वो एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती हैं। तो कुछ स्टोरेज साइट हैं जहाँ पे ये प्रोसेस होती है। प्लाज्मा प्रोटीन, सर्टेन टिश्यू, नेचुरल फैट, बोन, ट्रांससेलुलर फ्लूइड, ये सारी चीजें। और लीवर इज अ प्रोन फॉर द मेटाबॉलिज्म प्रोसेस। नाउ हम बात करते हैं प्रोटीन बाइंडिंग की, क्योंकि ड्रग जो है विदाउट प्रोटीन बाइंड हुए डिस्ट्रीब्यूट नहीं होता है।
The reversible binding of protein with non-specific and non-functional site on the body protein without showing any biological effect is called as a protein binding. वो ड्रग जो कि प्रोटीन बाउंड रहती है और जो अपना बायोलॉजिकल एक्शन शो नहीं करती है, हम इस प्रोसेस को बोलते हैं प्रोटीन बाइंडिंग, जहाँ पे प्रोटीन और ड्रग कॉम्प्लेक्स बना लेते हैं. Depending on the whether the drug is weak or strong acid or base or is net neutral, it can bind to the single blood protein to multiple protein. तो एक ड्रग जो है वो ब्लड स्ट्रीम में जाने के बाद या तो सिंगल प्रोटीन से बाइंड हो सकती है या मल्टीपल ब्लड प्रोटीन से बाइंड हो सकती है. The most significant protein involved in the binding of a drug is albumin, which comprises more than half of the blood volume. तो albumin जो है वो ब्लड के अंदर बहुतायत मात्रा या सबसे ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है और इसलिए वो सबसे ज़्यादा ड्रग के साथ में बाइंड होता है. एक और चीज यहाँ पे समझना जरूरी है बिफोर वी गो फॉर द फिजियोकेमिकल प्रॉपर्टी. देयर इज अ ड्रग रिसेप्टर इंटरेक्शन. रिसेप्टर क्या है? एक तरीके का मैक्रोमोलिक्यूल कंपोनेंट है जो कि हर जगह हमारी बॉडी में पाया जाता है, दैट आर जिसके अंदर ड्रग जो है वो अपनी बाइंड होने के बाद अपने इफेक्ट जो है वो इनिशिएट करती है. तो हमारे पास एक हाइपोथेसिस है, दैट इज अ लॉक एंड की हाइपोथेसिस. यहाँ पे लॉक जो है वो रिसेप्टर सरफेस होता है और की जो है वो ड्रग या लिगेंड होता है. ये माना जाता है लॉक एंड की हाइपोथेसिस के थ्रू कि ड्रग मॉलिक्यूल जो है वो जब ड्रग रिसेप्टर के साथ में बाइंड होता है तभी जो है वो बायोलॉजिकल एक्शन इनिशिएट करता है. डिफरेंट टाइप के रिसेप्टर्स होते हैं, लिगेंड गेटेड, जी प्रोटीन, टायरोसिन काइनेज एंड इंट्रासेलुलर रिसेप्टर्स जो होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं हमारी बॉडी में, जो कहीं ना कहीं बायोलॉजिकल एक्टिविटी को अफेक्ट करते हैं. दिस इज द सिंपल फ्लो चार्ट. ये पिक्चर शोन दैट द डिफरेंट टाइप ऑफ रिसेप्टर्स present on the surface intracellularly or extracellularly. The first one is a ligand-gated ion channel present in the cell, tyrosine kinase linked receptor, G protein coupled receptor, and last one is a genetic receptor which are present on the nucleus. जो ड्रग रिसेप्टर बाइंडिंग होती है ना वो डिफरेंट टाइप के केमिकल बॉन्ड के थ्रू होती है. दैट इज दो जो बॉन्ड इन्वॉल्व होते हैं वो है कोवैलेंट इंटरेक्शन, आयनिक बॉन्ड, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, वान डर वाल्स एंड हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन. सॉलिबिलिटी की बात करें, अब हम आते हैं फिजियोकेमिकल प्रॉपर्टी. हमें कौन कौन सी फिजियोकेमिकल प्रॉपर्टी हमारे ड्रग के अंदर इम्पार्ट करनी पड़ती है और वो हमें हमारी बायोलॉजिकल एक्टिविटी को अफेक्ट करती है. सॉलिबिलिटी क्या होती है? सॉलिबिलिटी इज अ सब्सटेंस एट अ गिवन टेम्परेचर इज डिफाइंड एज द कंसंट्रेशन ऑफ डिसॉल्व्ड सॉल्यूट व्हिच इन इक्विलिब्रियम विद द सॉलिड सॉल्यूट. तो यदि किसी मॉलिक्यूल में सफिशिएंट सॉलिबिलिटी है, दैट हैव टू बी सफिशिएंट मेम्ब्रेन परमेबिलिटी, और यही एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है ओरल एब्जॉर्प्शन का. यदि ड्रग सॉल्युबल ही नहीं होगी बॉडी फ्लूइड के अंदर, इट विल बी नॉट एब्जॉर्ब इन द बॉडी. द मेजरमेंट ऑफ एक्वस सॉल्युबिलिटी डिपेंड अपॉन द फॉलोइंग फैक्ट्स. फर्स्ट, बफर और आयनिक स्ट्रेंथ, पॉलीमॉर्फिज्म, प्यूरिटी ऑफ द ड्रग, पीएच, सुपर सैचुरेशन एंड थर्मोडायनेमिक और वर्सेस काइनेटिक सॉल्युबिलिटी. तो ये सारी चीज़ें हम मेजर करते हैं एक्वस सॉल्युबिलिटी पे. जब भी हम बात करें सॉल्युबिलिटी की, एक कैरेक्टरिस्टिक है हर एक मॉलिक्यूल का, एक पर्टिकुलर सॉल्वेंट में सॉल्युबिलिटी अलग होती है और यही सॉल्युबिलिटी जो है डिफरेंट फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टी लाइक बॉइलिंग पॉइंट, विस्कोसिटी, सरफेस एक्टिविटी, पार्टीशन कोफिशिएंट जो है अफेक्ट करते हैं एक्वस सॉल्युबिलिटी के कम या ज़्यादा होने से. एक एग्जांपल है मिथाइल प्रेडनिसोलोन एसीटेट इज अ वाटर इनसॉल्युबल is changed to the methyl prednisolone sodium succinate, it is a water soluble. तो यदि कोई मॉलिक्यूल यदि वाटर इनसॉल्युबल है तो उसको वाटर सॉल्युबल बनाया जा सकता है उसको सॉल्ट फॉर्म में कन्वर्ट करके. या कन्वर्टिंग ऑफ क्लोरोफेनिकॉल दैट इज स्लाइटली सॉल्युबल टू द क्लोरोफेनिकॉल पाल्मिटेट विच आर इनसॉल्युबल. किस तरीके से हम सॉल्युबिलिटी को इम्प्रूव कर सकते हैं? पहला हम स्ट्रक्चर मॉडिफिकेशन कर सकते हैं, यूज ऑफ को सॉल्वेंट कर सकते हैं. We can employ some surfactant to increase the solubility, and the another one is the complexation. The second one is the partition coefficient. या फिर हम इसे समझ सकते हैं, इसको हम स्ट्रक्चरल मॉडिफिकेशन, मतलब मॉलिक्यूल के अंदर यदि वाटर इनसॉल्युबिलिटी हमें बढ़ाना है तो ऐसे केमिकल मॉडिफिकेशन किए जाए स्ट्रक्चर के अंदर जो उसकी वाटर सॉल्युबिलिटी को बढ़ाते हो. कभी कभी की वाटर इनसॉल्युबल ड्रग होती है तो उनको को सॉल्वेंट के थ्रू वाटर सॉल्युबल किए जाते हैं. जैसे कोई ड्रग अल्कोहल के अंदर डिसॉल्व है तो स्मॉल अमाउंट में पहले अल्कोहल पर डिसॉल्व करते हैं एंड देन इट विल बी डिसॉल्व इनटू द वाटर. Surfactant, it is decrease the interfacial tension between the drug molecule and the solvent, और इसकी वजह से हम सर्फेक्टेंट यूज करते हैं खासकर वाटर सॉल्युबिलिटी बढ़ाने के लिए. कभी कभी ड्रग को कॉम्प्लेक्स फॉर्म में या चिलेट फॉर्म में कन्वर्ट किया जाता है, दैट इंक्रीज द वाटर सॉल्युबिलिटी. सेकेंड है पार्टीशन कोफिशिएंट.
Partition coefficient is one of the physicochemical parameter which influence the drug transport and drug distribution. हमें इसकी जरूरत कहाँ पड़ती है? जब हम ड्रग मॉलिक्यूल को इधर से उधर या जो है ट्रांसपोर्ट करवाते हैं या अलग अलग ऑर्गन या टिश्यू में ट्रांसपोर्ट करने के लिए जाती है। तो दिस इज द वे इन विच द ड्रग रीचेस टू द साइट ऑफ एक्शन फ्रॉम द साइट ऑफ एप्लीकेशन। जहाँ पे जैसे ओरल फॉर्म में लेने के बाद ड्रग जो है एब्जॉर्ब होती है, एब्जॉर्ब होने के बाद डिस्ट्रीब्यूट होती है और डिपेंड अपॉन दैट पार्टीशन कोएफिशिएंट वो अपने टिश्यू या सेल्स में पहुंचती है। पार्टीशन कोएफिशिएंट को हम इस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं, इट इज इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ऑफ ड्रग कंसंट्रेशन फॉर ए मॉलिक्यूल इन टू फेजेस, यानी कि लिपिड और वाटर फेज में जो भी इक्विलिब्रियम मेंटेन होगा हम उसके रेशियो को या उस मॉलिक्यूल के इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को पार्टीशन कोएफिशिएंट कहते हैं। The factor affecting the partition coefficient is the pH, co-solvent, surfactant and complexation. Obviously, pH जो है वो partition coefficient को affect कर सकता है। Different pH पे अलग-अलग drug molecule जो है वो अलग-अलग partition show करता है। Transport mechanism different show करता है। Co-solvency ये एक तरीका है जिसके थ्रू हम partition coefficient को change कर सकते हैं। Surfactant की वजह से हम drug molecule की water solubility या lipid solubility को बढ़ा सकते हैं। कॉम्प्लेक्सेशन जो है उससे भी हम वाटर सोल्युबिलिटी को बढ़ा सकते हैं। सो बेसिकली जैसे एक एग्जांपल है, हम पार्टीशन कोएफिशिएंट के लिए ऑक्टेनॉल जो है एज ए लिपिड फेज यूज करते हैं और फॉस्फेट वर पीएच 7.4 एज एक्वस फेज यूज करते हैं टू डिटरमाइन द पार्टीशन कोएफिशिएंट। पार्टीशन कोएफिशिएंट डिटरमाइन करने के लिए हम 3 मेथड यूज करते हैं, खासकर शेक फ्लास्क मेथड, क्रोमेटोग्राफिक मेथड और स्पेक्ट्रोफोटोमेट्रिक मेथड। Phenobarbital has a high lipid or water partition coefficient that is a 5.9. Thiopental sodium has a chloroform water partition coefficient about 100, so it is a highly soluble in lipid. Now third जो physicochemical parameter है, that is a surface activity. Actually surfactant is defined as a material that can reduce the surface tension of water at a low concentration. Surface active agent affect the drug absorption, which depend upon the chemical nature of the surfactant, its concentration, its effect on biological membrane and the micelles formation. At lower concentration, the surfactant enhances the absorption rate, and then the same is a higher concentration reduce the absorption rate. Fourth जो है, there is a hydrogen bonding. The hydrogen bond is a special dipole-dipole interaction between the non-bonding electrons, pair of a heteroatom like NSO और इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट हाइड्रोजन एटम इन पोलर बॉन्ड। और ये सब चीज़ें आपको पता है, एक्चुअली हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं हाइड्रोजन बॉन्ड किस तरीके से बॉन्ड फॉर्म करता है। जहाँ कभी किसी मॉलिक्यूल के अंदर OH ग्रुप है या N के साथ में H ग्रुप है, तो वो जो है ना वो अगले हाइड्रोजन के साथ में बॉन्ड बनाता है। द कंपाउंड दैट आर कैपेबल ऑफ फॉर्मिंग हाइड्रोजन बॉन्ड इज ओनली द सॉल्युबल इन वाटर, जो वाटर के साथ में बाइंड बना लेता है, हाइड्रोजन बॉन्ड बनाते हैं, वही जो है वो वाटर में सॉल्युबल होता है। There is a two type of hydrogen bonding. First is a intermolecular hydrogen bonding, जैसा आप पिक में देख पा रहे हैं, एक ही मॉलिक्यूल जो है वो एक दूसरे से हाइड्रोजन बॉन्ड के थ्रू जुड़े हुए रहते हैं। और दूसरा होता है इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, जो एक मॉलिक्यूल जो है वो दूसरे मॉलिक्यूल के साथ में जुड़ा हुआ रहता है, जैसे सैलिसिलिक एसिड के अंदर आप देख रहे हैं। नेक्स्ट है चिलेशन। The chelation is defined as the compound that are obtained by donating electron to a metal ion with the formation of ring structure is called chelate. यहाँ पे जो ligand होता है that are capable to forming a ring structure with the metal are term as a ligand. तो यहाँ पे chelation कब होता है? जब एक metal ion अपने different electron से drug molecule के साथ में merge हो जाता है और एक ring like structure बनाता है, that is a chelation. ये यहाँ पे डाइमरकेप्रोल जो है वो एक तरीके का चिलेटिंग एजेंट है जो कि आर्सेनिक के साथ में एक रिंग टाइप स्ट्रक्चर बनाता है। इट इज एंटीडोट फॉर द मेटल पॉइजनिंग। इसी तरीके से पेनिसिलिनामाइन है जो कि चिलेट बनाता है 1:1 के रेशियो में और 1:2 के रेशियो में आपके कॉपर के साथ में। नेक्स्ट दैट इज अ फिजियोकेमिकल प्रॉपर्टी है ऑक्सीडेडॉक्स पोटेंशियल। The oxidation reduction potential may be defined as the quantitative expression, the tendency that compound has to give or receive electrons. The redox potential of a system may be calculated from the following equation. Example of interfering with the natural redox system is biological condition.
And riboflavin is analogs. The biological activity of riboflavin is due to the electron potential is minus 0.185 volt. यहाँ पे हम बात करें एक राइबोफ्लेविन का और उसके डेरिवेटिव का। राइबोफ्लेविन का जो इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल है दैट इज नेगेटिव 0.185 वोल्ट होता है, जबकि उसी के डेरिवेटिव डाइक्लोरो राइबोफ्लेविन का इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल जो है वो माइनस 0.95 होता है। So the optimum biosteric activity in quinone is associated with the redox potential at plus 0.03 volt when tested against the Streptococcus aureus. तो जो एक्टिव मॉलिक्यूल्स होता है उसका जो रेडॉक्स पोटेंशियल है दैट कैन अफेक्ट द बायोलॉजिकल एक्टिविटी एज वेल एट द रिसेप्टर साइट। मोस्ट ऑफ द ड्रग और आयनाइजेशन की बात करें या पीके की बात करें तो बहुत सारे ड्रग जो है वो वीक बेसिड एसिड या बेस होते हैं जो कि हमारी बॉडी में जाने के बाद या तो आयनाइज हो जाते हैं या फिर अनआयनाइज फॉर्म में रहते हैं। आयनाइजेशन इज डिपेंड अपॉन द ड्रग पीके एंड द पीएच। The rate of drug absorption is directly proportional to the concentration of drug it absorbed from, but not the concentration of drug at the absorption site, है ना। तो जितने अनआयनाइज फॉर्म में, आप ये बात ध्यान रखिएगा, कोई भी ड्रग एब्जॉर्ब होने के लिए हमेशा उसको अनआयनाइज फॉर्म में होना जरूरी है। यदि वो आयनाइज हो गई है ड्रग दैट विल बी excreted out from the body. Aspirin in the stomach will get readily absorbed because it is an unionized form about 99%. तो चूंकि एस्पिरिन जो है वो वीक एसिडिक इन नेचर है और वो सिर्फ एसिड पीएच पे अनआयनाइज कंडीशन में रहती है। यदि वो बेस के साथ में कांटेक्ट में आएगी दैट विल बी आयनाइज्ड, तो उसका एब्जॉर्प्शन साइट स्टमक है। एस्पिरिन जो है वो 99% अनआयनाइज्ड फॉर्म में एब्जॉर्ब हो जाती है। इसी तरीके से बार्बिट्रेट एसिड इज इनएक्टिव बिकॉज इट इज स्ट्रॉन्ग एसिड। 5,5-disubstituted barbituric acid has a CNS depressant action because it is a weak acid. Barbituric acid itself not shows potent biological activity of sedative hypnotic, but उसका डेरिवेटिव जो है वो CNS depressant या sedative hypnotic activity शो करता है क्योंकि it is a weak acid. Barbituric acid strong acid है। तो हमेशा याद रखिएगा अनअनाइज कंडीशन में ही ड्रग जो मॉलिक्यूल है वो एब्जॉर्ब होती है। हमें ड्रग को एब्जॉर्ब कराने के लिए उसके पीएच को मेंटेन करना पड़ता है। सराउंडिंग पीएच जो बॉडी फ्लूइड है उसके पीएच को ध्यान में रखते हुए हमें ड्रग को ड्राइव करना पड़ता है ताकि वो ड्रग जो है उस फिजियोलॉजिकल पीएच पे अनअनाइज कंडीशन में ही रहे। कुछ स्टेरिक फीचर्स की बात करें जो कि आल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर द स्ट्रक्चरल एक्टिविटी अफेक्ट द बायोलॉजिकल एक्टिविटी। द ड्रग मोस्ट possess a high degree of structural specificity or stereoselectivity. Many drugs show stereoselective because the most receptor bind are optically active biological macromolecules such as protein, polynucleotide and glycolipid. तो ट्रांस और सिस फॉर्म की किसी भी मॉलिक्यूल की अलग अलग बायोलॉजिकल एक्टिविटी होती है डिपेंड अपॉन देयर स्ट्रक्चरल फीचर, और यही स्ट्रक्चरल फीचर जो होते हैं ना वो जरूरी होते हैं रिसेप्टर के साथ में बाइंड होने के लिए। Different arrangement of atom that can be converted into the another or rotation of the single bond are called a conformation। और इसी तरीके से डिफरेंट कन्फर्मर या कन्फर्मेशन आनल आइसोमर्स बनते हैं, एक अपनी स्पेशल अरेंजमेंट को चेंज कर देते हैं एटम्स का या मॉलिक्यूल्स का। दिस इज द क्लासिकल एग्जांपल ऑफ acetylcholine which can exist in a different conformational form, that is a staggered form जैसे पिक में देख पा रहे हैं, eclipsed form, Gaussian form and the fully eclipsed form। यहाँ पे हम ये भी जरूरी है कि हम एक ऑप्टिकल आइसोमर्स के बारे में बात करें, जैसे स्टीरियोकेमिस्ट्री, इंस्यूमर, सिमेट्री, चेरलिटी, ये सारी चीज़ें भी थेरेपेटिक इफेक्ट को अफेक्ट करती हैं या टॉक्सिसिटी ऑफ द ड्रग के लिए रिस्पॉन्सिबल है। कोई भी मॉलिक्यूल में एसिमेट्रिक सेंटर होता है और जिसकी वजह से मॉलिक्यूल में एक प्रॉपर्टी होती है दैट रोटेट द प्लेन पोलराइज्ड लाइट इन डिफरेंट डायरेक्शन एंड दैट्स व्हाई इट शोज द डिफरेंट बायोलॉजिकल एक्टिविटी, बिकॉज वो डिफरेंट इंटरेक्शन रिसेप्टर साइड पे या प्रोटीन के साथ में या एंजाइम के साथ में अलग अलग तरीके से वो रिएक्ट करता है। तो ऑप्टिकल आइसोमर्स इन बायोलॉजिकल एक्शन इज ड्यू टू द वन आइसोमर बीइंग एबल टू अचीव a 3-point attachment with its receptor molecule, while its enantiomer could only be able to achieve a 2-point attachment with the same molecule। तो जब यदि किसी मॉलिक्यूल के बीच में रोटेशन होता है चिरल कार्बन के उसमें, तो ये मॉलिक्यूल जो है वो अपनी बायोलॉजिकल एक्टिविटी चेंज कर देता है क्योंकि उसके रिसेप्टर साइड पे बाइंडिंग की प्रॉपर्टी जो है वो चेंज हो जाती है। आप जैसे देख सकते हैं एग्जांपल में एक एड्रेनलिन का एग्जांपल है।
liver would form of adrenaline having a 3 point attachment, एक फिनाइल पैरामेटिक रिंग का, एक OH का और क्वाटरनरी नाइट्रोजन का। और जबकि हम बात करें यदि चिरल कार्बन पे हाइड्रोक्सी ग्रुप का सेकेंड नंबर पर रोटेशन हो जाता है और OH ग्रुप जो है वो अबव द प्लेन चला जाता है, तो आप देखिए अटैचमेंट जो है वो एक रिप्लेस हो जाता है, और वो जिसकी वजह से डेक्स्ट्रो फॉर्म ऑफ एड्रेनलिन जो है वो इतना ज़्यादा पोटेंशियल नहीं है। इसी तरीके से इफेड्रीन है थ्रियोफॉर्म और इथ्रोफॉर्म में। इफेड्रीन एज सच एक्टिव फॉर्म है, और सूडो इफेड्रीन की बायोलॉजिकल एक्टिविटी चेंज हो जाती है। एक और एग्जांपल है वारफरीन का, डिपेंडिंग अपॉन द रोटेशन ऑफ द मॉलिक्यूल, लिवो फॉर्म या एस फॉर्म ऑफ वारफरीन जो है वो हाईली एक्टिव है, जबकि डेक्स्ट्रो फॉर्म या आर फॉर्म जो है वारफरीन वो है कम एक्टिव है क्वांटिटेटिवली। इसी तरीके से तीसरा है जियोमेट्रिक आइसोमरिज्म इज आल्सो अफेक्ट द बायोलॉजिकल एक्टिविटी बिकॉज it represents the cis and trans isomers resulting from the restricted rotation due to the carbon-carbon double bond or a rigid ring system. जैसे ट्रांस फॉर्म ऑफ डाइथाइल स्टिल्बोस्टेरॉल having estrogenic activity, whereas cis form of diethyl stilbestrol having 7% activity of the trans form. तो ज़्यादा जो है वो ट्रांस फॉर्म एक्टिव है, जबकि सिस फॉर्म कम एक्टिव है। इसी के उसमें एक कंटिन्यूशन में देयर इज आइसोस्टेरिज्म, एक वन ऑफ द फिजिकोकेमिकल प्रॉपर्टी है। लैंगम्यूर ने सबसे पहले इंट्रोड्यूस किया था टर्म आइसोस्टेरिज्म। उसने ये कहा था कि कोई भी दो मॉलिक्यूल या मॉलिक्यूलर फ्रेगमेंट जिस आर कंटेनिंग एन आइडेंटिकल नंबर एंड अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन should have the similar properties and termed as a isoesters। ऐसे दो मॉलिक्यूल जिनमें इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन बराबर है या जिनका फ्रेगमेंटेशन या नंबर जो है वो बिल्कुल बराबर है, वो मॉलिक्यूल जो है वो एक दूसरे से रिप्लेस किए जा सकते हैं। ऐसे मॉलिक्यूल्स को हम आइसोस्टर्स कहते हैं, और इसकी वजह से हमें आइसोस्टेरिक प्रॉपर्टी मिलती है। और बिकॉज ऑफ दैट आइसोस्टर्स मॉलिक्यूल चेंजिंग देयर द फिजिकोकेमिकल प्रॉपर्टी एज वेल। Pyrrhoisosterism is defined as the compound or group that possess the near or equal molecular shape and volume, approximately the same distribution of electron which exhibit the similar physical property। तो ये जो है दो मॉलिक्यूल जो है, दोनों मॉलिक्यूल जो है वो बराबर तरीके से एक दूसरे में आइडेंटिकल होते हैं और उनको एक दूसरे से रिप्लेस किया जाता है, और जिसकी वजह से बायोलॉजिकल एक्टिविटी में चेंजेस नहीं आते हैं, लेकिन फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टी जो है वो चेंज होती है। इसी तरीके से इनको क्लासीफाई किया है दो तरीके से, पहला क्लासिकल बायोएस्टर्स एंड नॉन क्लासिकल बायोएस्टर्स। तो ये था आज का लेक्चर, जिसके थ्रू हमने ये समझा कि डिफरेंट बायोलॉजिकल फिजिको केमिकल पैरामीटर्स जो क्या होते हैं, जिसकी वजह से बायोलॉजिकल एक्टिविटी अफेक्ट होती है, कैसे हम ड्रग मॉलिक्यूल को इतने सारे पैरामीटर्स के साथ में बांट करते हैं। होपफुली आप ये चीज़ें समझ गए होंगे। इसके लिए आप बुक यूज़ कर सकते हैं, पदम बोथरा की बुक है, रोजन विल्सन गिस्वाल्ड की बुक है। आप इसके लिए नोट्स बनाइए, है ना। इसके नोट्स ऑलरेडी वैसे प्रोवाइड किए गए हैं। और आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच।